प्यारे साथियों, मैं आप सभी की फिजिक्स एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी के सपोर्टिव चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अब हमारी डेरिवेशन स्टार्ट हो चुकी है और मैंने ऑलरेडी आपको 3 से 4 डेरिवेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। और आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। प्यारे साथियों, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमारा पहला अनुप्रयोग होने वाला है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब आप इसके पहले अनुप्रयोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं और इसके अच्छे तरीके से इसको समझ लेते हैं तो जितने भी आगे के इसके 3 से 4 अनुप्रयोग है वो ईजिली से आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलो, आज का जो ये अनुप्रयोग है हम आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए, जो गॉस की प्रमेय का जो पहला अनुप्रयोग है हमारा वो ये है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप इसमें जो हमें ज्ञात करना है वो सब इसी लाइन के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने कहा है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार। सबसे पहले बोला है अनंत लंबाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना जो क्वेश्चन होता है हमारा, अगर आपको उसको तोड़ करके समझते हैं तो वो हमें ईजिली समझ में आता है। तो उसी प्रकार से मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पर लिखा है अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधे तार, यानी कि अनंत लंबाई का कोई हमें तार मान लेना है और उस पर जो हमारा चार्ज होगा, जो हमारा आवेश होगा वो एक समान रूप से वितरित होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, चलो हम यहाँ पर कोई अनंत लंबाई का एक आवेशित सीधा तार मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोई अनंत लंबाई का एक आवेशित सीधा तार मान लिया है। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर जो यहाँ कहा गया है कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार लेना है, तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर अनंत लंबाई का एक तार ले लिया है और इस पर जो हमारा आवेश है, जो हमारा चार्ज है वो एक समान रूप से वितरित होना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर जो आवेश है उसको इस तार पर एक समान रूप से वितरित कर दिया है। आपको समझ में आया कि हमने एक अनंत लंबाई का तार ले लिया है और उस पर जो हमने चार्ज माना है, जो मेरा आवेश है, वो इस पर हमने एक समान रूप से वितरित कर दिया है। अब इस अनंत लंबाई के तार से स्मॉल r दूरी पर हमें एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है और इस अनंत लंबाई के सीधे तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद जो अनंत लंबाई का सीधा तार है, इसके चारों ओर मैं एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेती हूँ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गॉस की प्रमेय। और जब गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके चारों ओर हमें गॉसियन पृष्ठ की भी कल्पना करनी पड़ेगी। तो अब इस तार के चारों ओर मैंने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली है। हमने एक अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार ले लिया है और उससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब इस तार के चारों ओर मैंने इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ मान लिया है। अब जो हमारा ये एक प्रकार का बेलन है, एक प्रकार का जो ये चित्र बनकर के हमारा तैयार हुआ है वो हमारा बेलन के आकार का है। तो आपने अपने घर में भी देखा होगा कि जो कोई बेलन के आकार की जो वस्तुएं होती है उसका सबसे ऊपर वाला जो पृष्ठ होता है वो हमारा एकदम सीधा एकदम पृष्ठ होता है
और जो हमारा बीच का होता है वो वक्र होता है, और सबसे निचला वाला भी हमारा पृष्ठ होता है। तो जो हमारा ये पहला पृष्ठ है इसको मैंने मान लिया है S1, और जो हमारा वक्रीय पृष्ठ है इसको मान लिया है मैंने S3, और जो हमारा थर्ड पृष्ठ है इसको मान लिया है मैंने S3, इसको मान लिया है मैंने S2, इसको मान लिया है मैंने S3। इसी प्रकार से जो हमारा यहाँ पर जो पृष्ठ है सबसे ऊपर वाला, इसका मैंने एक छोटा सा अल्पांश हिस्सा ले लिया है, यानी कि जो हमारा इस सबसे ऊपर वाला सरफेस है इस पर मैंने एक अल्पांश ले लिया है। उसी प्रकार से जो वक्रीय पृष्ठ है इसका भी मैंने एक अल्पांश ले लिया है, और सेम उसी प्रकार से जो मेरा सबसे नीचा थर्ड पृष्ठ है उसका भी मैंने एक अल्पांश हिस्सा ले लिया है। अल्पांश का मतलब मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि अल्पांश का मतलब होता है किसी भी चीज़ का थोड़ा सा हिस्सा ले लेना। उसी प्रकार से थोड़ा सा हिस्सा मैंने यहाँ पर लिया है तो इसको हम अल्पांश के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से जो मेरा ये वक्रीय पृष्ठ है इसका भी मैंने अल्पांश हिस्सा ले लिया है। उसी प्रकार से जो मेरा थर्ड पृष्ठ यहाँ पर लिया है इसका भी मैंने एक अल्पांश हिस्सा ले लिया है। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर मैंने धनावेश इस पर एक समान रूप से वितरित किया है, तो धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की ओर होती है, यानी कि दूर की ओर होती है। उसी प्रकार से जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो इसके कारण भी इस जो अल्पांश पृष्ठ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी हमारी बाहर की ओर होगी। सेम उसी प्रकार से जो अल्पांश यहाँ पर लिया गया है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी हमारी दूर की ओर होगी। अब बात आती है कि मैंने यहाँ पर अल्पांश तो ले लिया है, लेकिन जहाँ पर अल्पांश लिया जाता है तो वहाँ पर क्षेत्रफल सदिश भी होता है। तो क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो अल्पांश से लंबवत बाहर की ओर होता है, अल्पांश पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा कि इस अल्पांश पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर होगा। जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस अल्पांश पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर होगा, यानी कि DA वेक्टर इंटू E वेक्टर। एक बार फिर से समझा देती हूँ कि यहाँ पर लिखा गया है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर माना है कि यहाँ पर मैंने अनंत लंबाई का एक सीधा तार ले लिया है और उस पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित कर दिया है, और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। जो हमारा और इसी तार के चारों ओर मैंने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। इस पृष्ठ का सबसे ऊपर वाले हिस्सों को मैंने S1 माना है, और जो इसका वक्रीय पृष्ठ है इसको मैंने S2 माना है, और इसका जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है उसको मैंने S3 माना है। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ की, जहाँ पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो मैंने सबसे ऊपर वाला जो S1 पृष्ठ है इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया है जिसको हम अल्पांश के नाम से जानते हैं। एंड सेकंड नंबर पर उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर जो इसका वक्रीय पृष्ठ है उस पर भी मैंने एक अल्पांश हिस्सा ले लिया है, और थर्ड नंबर पर भी मैंने जो इसका सबसे नीचे वाला हिस्सा है इसका भी मैंने एक अल्पांश ले लिया है। और अल्पांश पर पॉजिटिव चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दूर की ओर होगी, क्योंकि धनावेश के कारण जो विद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है, दूर की ओर होती है। उसी प्रकार जो हमारे पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दूर की ओर होगी, यानी कि बाहर की ओर होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता हमारी दूर की ओर होगी। इसी प्रकार से पॉजिटिव चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी हमारी बाहर की ओर होगी। अब बात आती है हमारी क्षेत्रफल सदिश की। प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होता है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो उसी प्रकार से जो मैंने यहाँ पर अल्पांश पृष्ठ लिया है, तो जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस अल्पांश पृष्ठ से ठीक लंबवत बाहर की ओर होगा। तो मैंने यहाँ पर ठीक लंबवत बाहर की ओर क्षेत्रफल सदिश को लिख दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर मैंने अल्पांश लिया है, तो इसका भी जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ठीक लंबवत बाहर की ओर होगा। उसी प्रकार से इसका भी जो क्षेत्रफल सदिश होगा वह इस पृष्ठ से ठीक लंबवत बाहर की ओर होगा। अब हम इसको आगे सोल्व कर देते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। मैंने आपको सारी थ्योरी इसकी बता दी है एकदम आसानी से, लेकिन थ्योरी लिखना एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से भी पूरा क्वेश्चन ये करके आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलो अब हमें निकालना है यहाँ पर अल्पांश के कारण वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि जब हम छोटे से हिस्से का वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं और जब उसका हम समाकलन कर देते हैं तो हमारा जो फाइनली कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो निकल करके आ जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस अल्पांश के कारण कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लूँगी। अगर आप इसका थोड़े से का भी निकालना चाहते हैं और उसके बाद समाकलन कर दीजिएगा तो हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स निकल करके आ जाएगा, लेकिन मैं इसका सारे का एक साथ ही निकाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। देखिए, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं फाई से। अब मैं निकाल रही हूँ कुल, यानी कि सारे का एक ही साथ में निकाल रही हूँ। इसका समाकलन भी साथ साथ में कर दूँगी तो हमारा सारे का ही वैद्युत फ्लक्स निकल करके आ जाएगा। अब वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई बराबर के मैं तीनों पृष्ठ से एक ही साथ निकाल रही हूँ। तो पहले पृष्ठ का मैं फाई 1 मान लूँगी एंड सेकंड पृष्ठ का मैं फाई 2 मान लूँगी और तीसरे पृष्ठ का मैं फाई 3 मान लूँगी और इन तीनों को मैं ऐड कर दूँगी तो हमारा टोटल वैद्युत फ्लक्स निकल करके आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, फाई बराबर के, अब मैं समाकलन इसका कर दूंगी। जो हमने इसका निकालूंगी, सबसे ऊपर वाला जो पृष्ठ यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले इसका निकालूंगी, फिर इसका निकालूंगी, फिर इसका निकालूंगी और तीनों को ऐड कर दूंगी तो हमारा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले जो S1 पृष्ठ है इसका निकालेंगे। तो जो S1 पृष्ठ यहाँ पर दिया गया है तो मैं इस पर जो हमारा ये बना है तो इसको मान लेती हूँ मैं E डॉट इंटू dA वेक्टर। अब ऐड कर दूंगी मैं पृष्ठ 2 का, यानी कि समाकलन S2 यानी कि E वेक्टर इंटू dA वेक्टर प्लस के। अब मैं तीसरे का निकालूंगी E वेक्टर इंटू dA वेक्टर। अब तीनों को मैं इनको साथ साथ ऐड करती चली जाऊंगी और अंत में हमारा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स निकल करके आ जाएगा आसानी से। अब फाई बराबर S1, अब मैं इसको लिख दूंगी E dA कोस थीटा, क्योंकि हम E
वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर को ई डी ए कोस थीटा भी कह सकते हैं। अब S2 ई डी ए कोस थीटा प्लस के समाकलन सरफेस 3 यानी कि ई डी ए कोस थीटा। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा जितना मैंने अभी आपको बताया है। फाई ई बराबर के सरफेस यानी कि समाकलन S1 ई डी ए। अब आप यहाँ पर देखिए सरफेस 1 का निकाल रहे हैं हम, तो जो हमारा इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो हमारा 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि जो थीटा का मान है वो हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो मैं लिखूँगी वो कोस 90 लिख दूँगी, क्योंकि थीटा का जो मान यहाँ पर बन रहा है वो है हमारा 90। अब प्लस समाकलन S2 ई डी ए। अब दूसरे सरफेस का निकाल रही हूँ और दोनों की यानी कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी इधर की ओर है और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा भी हमारी इधर की ओर है, यानी कि दोनों की दिशा समान है। तो इनके बीच में जो कोण बनता है वो हमारा 0 होता है। तो मैं यहाँ पर मान लूँगी कोस 0 प्लस समाकलन S3 ई डी ए। अब नीचे तीसरे का मैं निकाल रही हूँ, तो यहाँ पर भी हमारा जो थीटा का मान है वो 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर भी मैं कोस 90 मान लूँगी। अब इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। जो हमारा फाइनली निकल कर के आया है मैं एक बार यहाँ पर लिख लेती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। समाकलन S1 ई डी ए कोस 90 प्लस समाकलन S2 ई डी ए कोस 0 प्लस समाकलन S3 ई डी ए कोस 90। अब आप देखिए फाई ई बराबर समाकलन S1 ई डी ए। अब आप बताइए कि जो कोस 90 होता है उसका मान कितना होता है। आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी तो उसमें कोस 90 इन सब के मान याद किए जाते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो वो तो मैं आपको बताऊंगी ही। जो हमारा कोस 90 का जो मान होता है प्यारे साथियों वो होता है हमारा 0 प्लस समाकलन S2 ई डी ए। अब कोस 0 का जो मान होता है वो 1 होता है प्लस के समाकलन S3 ई डी ए, और जो कोस 90 का मान होता है वो होता है 0। अब फाई ई बराबर के, अब ये तो सारा 0 हो जाएगा। जब आप किसी भी संख्या की 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारा 0 ही हो जाता है प्लस के समाकलन सरफेस 2 ई डी ए। जब आप इसकी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा निकल कर के आएगा। अब इसकी भी जब आप 0 में गुणा कर देंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब फाई ई बराबर के समाकलन S2 ई डी ए। फाई ई बराबर, अब हम इसका समाकलन कर रहे हैं तो ये हम ई को बाहर निकाल लेंगे और समाकलन सरफेस 2 डी ए। इसी प्रकार से आगे बढ़ाते हुए फाई ई बराबर के ई। जब हम डी ए का समाकलन करते हैं तो इसका जो समाकलन आता है वो आता है ए हमारा। आप ध्यान दीजिए कि जो हमारा ए है यहाँ पर उसका मतलब है क्षेत्रफल।
जो इस यहाँ पर चित्र मैंने बनाया हुआ है, जो चित्र मैंने यहाँ पर बनाया है, इसकी मैं टोटल जो लेंथ है, जो लंबाई है, उसको L मान लेती हूँ। और जो इसका संपूर्ण का जो वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है हमारा, वो आता है हमारा E2πrL। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब जब हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो हम इसमें गॉस की प्रमेय का तो यूज ज़रूर ही करना होगा। तो उसी प्रकार से हम गॉस की प्रमेय का इसमें उपयोग करेंगे। अरे भाई, जब गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है तो गॉस की प्रमेय का तो यूज होगा ही ना। गॉस की प्रमेय से गॉस की जो प्रमेय होती है वो होती है फाई ई बराबर के Q/ε0। अब आपको जानकारी होगी जो हमारा रेखीय घनत्व होता है वो लैम्ब्डा बराबर के Q/L होता है। और जब मैं इसकी गुणा इसमें कर देती हूँ तो फाइनली जो हमारा Q बराबर λL निकल के आ जाता है। इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लेती हूँ। अब Q के मान को इस Q के स्थान पर रख देंगे, यानी कि समीकरण नंबर 2 से। तो 2 से हमारा क्या निकल के आएगा, ये आएगा हमारा फाई ई बराबर के इस Q का जो ये मान हमारा निकल के आया है, इसको यहाँ पर Q के स्थान पर रख देंगे, यानी कि λL/ε0। जो हमारी ये समीकरण है वो 3 निकल कर के आ जाती है। अब मैं आपको इधर समझा देती हूँ। अब देखिए, आप गौर से देखिएगा कि जो हमारी समीकरण नंबर 1 है और जो हमारी समीकरण नंबर 3 है, जो इनके RHS है वो हमारे समान है दोनों के। यहाँ पर भी फाई ई है और यहाँ पर भी फाई ई है, तो हम इनके LHS को समान कर देंगे, यानी कि E2πrL बराबर के λL/ε0। अब एक L से जो हमारा एक L यहाँ पर दिया गया है वो कैंसिल हो जाता है और E2πr बराबर के λ/ε0। E बराबर, अब आप यहाँ पर देखिएगा ये इसकी गुणा में है और जो गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है, यानी कि लैम्ब्डा बराबर के 2πε0r। तो जो हमारा ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, इसका जो सूत्र हमारा फाइनली निकल कर के आता है वो आता है हमारा E बराबर के λ/2πε0r। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। धन्यवाद।